गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, जिसके आपको 6 वीडियोस आपको भेजे जा चुके हैं। 6 वीडियोस में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी जो टॉपिक चल रहा था यानी वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 5 और 6, उसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। उस आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व, उनके लक्षण, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। यानी एस और पी का वर्णन हो चुका है। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं। डेफिनेशन होगी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व, डेफिनेशन क्या बनती है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा, एक लाइन की छोटी सी परिभाषा, यूँ चुटकियों में याद हो जाएगी, है ना, बहुत जल्दी याद होगी। क्या, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम चलते हैं इनके थोड़ा सा लक्षण के बारे में। कौन से हैं, क्या कहते हैं, विशेषताएं, लक्षण, या फिर कह सकते हैं विशेषताएं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए तो इसे साफ कर देता हूँ और दोबारा से लिखते हैं। हेडिंग डालते हैं लक्षण या विशेषता, ठीक है ना। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है और पहला लक्षण क्या है, उसके बारे में देखते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 N-1 D NS1 से 2 N-1 D 1 से 10 होता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक के बाह्य कोश, डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास जो है वो NS1 से 2 NS1 से 2 यानी NS कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और N-1 D 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया समझ में। तो डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास जो है NS1 से N-1 D 1 से 10 होता है। किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। जिसमें डी ब्लॉक का सबसे पहला तत्व
डी ब्लॉक तत्वों का सबसे पहला तत्व स्कैंडियम होता है, Sc होता है, समझ में आया। डी ब्लॉक कोष के बाहर यानी सबसे पहला शुरुआती तत्व कौन सा है? स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। स्कैंडियम के बाद टिटेनियम 22 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। वैनेडियम 23 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। क्रोमियम 24 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इसके बाद आता है आपका Mn मैग्नीज 25 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3d4 आया ये अपवाद की श्रेणी में होता है, तो यहाँ पर 4s1 और 3d5 हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? अपवाद। ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है अपवाद होते क्या है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होती है, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। इसके बाद फेरस आता है जो कि 26 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। कोबाल्ट 27 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। निकेल 28 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। कॉपर 29 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जिंक लास्ट है इस श्रेणी का 30। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ये अपवाद की श्रेणी में जाता है, तो 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अपवाद कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक जो होती है वो अधिक स्थायी होती है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, ठीक है ना। आपने लिखा था कि डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से 2 तथा n-1 d1 से 10 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक, जैसा कि इसमें लिखा है d1 से 10 होता है। और n माने होता है कक्षा संख्या, यहाँ पर n माने 4 4 4 4 4 है। और n-1 का मतलब हुआ कि अगर हम 4 में से 1 घटा दें तो क्या बचेगा? 3d। क्या बचेगा? 4 में से 1 घटाया, क्या बचा? 3 और d। तो 3d उपकोष में यानी बाह्य कोश से पिछले कोश के d उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। बाह्य कोश चौथी है, पिछले कोश के d उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। तो ये तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। आया समझ में? ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं क्या है। नंबर 2 पर है इनके बाह्य कोश में एक या 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पहले वाले कोश में
9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बाहरी कोश में एक हो सकता है या फिर दो हो सकते हैं, ठीक है ना। बाह्य कोश में मैक्सिमम दो होते हैं, लेकिन अपवाद की श्रेणी में जहाँ पर अपवाद आता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक हो जाता है, और उससे पहले वाले कोश में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 है, या इस पॉइंट को चलिए मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, है ना। तो यहाँ मैं चलता हूँ 2 8 6 2 8 और 5 13 और 1, ये हुआ ना बाह्य कोश में 1, ठीक है ना। अब अगर यहीं पर मैं Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5, तो 2 8 13 2 बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, तथा उससे पहले वाली कोश में 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया समझ में? ये हो गया। अब नंबर 3 पर है, ये तत्व भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी पी ब्लॉक तत्वों की भांति ये तत्व भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी इन तत्वों की भी संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? परिवर्ती होती है। ऐसे में अर्थात निश्चित नहीं। फॉर एग्जाम्पल FeCl2 एंड FeCl3, यहाँ पर Fe की वैलेंसी +2 है और यहाँ पर वैलेंसी +3, बदल गई, वैलेंसी चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनके बाह्य दो कोष अपूर्ण होने के कारण या अपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इन तत्वों के या इस ब्लॉक के तत्वों के बाहरी दो कोष कितने? बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, खाली होते हैं, इसलिए इन्हें जो है क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आया समझ में? क्या कहते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर हुई बात? नंबर 5 पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन्हें आवर्त सारणी में S ब्लॉक व P ब्लॉक के बीच में, S ब्लॉक व P ब्लॉक के बीच में रखा गया है ना। यानी इन तत्वों को आवर्त सारणी के S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इन तत्वों को आवर्त सारणी के S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में रखा गया है। नंबर 6 आता है, 6वां नंबर है हमारा। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल P ब्लॉक ऐसा होता है, P ब्लॉक, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों रखे गए हैं। बाद बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो या F ब्लॉक हो, सभी ब्लॉकों में धातुएं रखी हैं, ठीक है ना। और धातुओं की विशेषता ये सब क्या होती हैं? ठोस होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी वर्गों
के उपवर्ग बी तथा एर्थ वर्ग के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। सभी वर्गों के उपवर्ग बी तथा एर्थ वर्ग के, यानी उपवर्ग बी हो और एर्थ वर्ग के तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्लियर हुआ। केवल यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी और एर्थ, ये सारे तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कह सकते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी तत्व अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? वह बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। वह बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसा कैसे? देखिए, कोई भी बाह्य पदार्थ हो, वो अगर अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है तो उसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग याद ना कर रहे हों, आपके सर या फिर मैं या कोई भी आपके जो टीचर्स हैं, आप याद नहीं कर रहे हैं, आपको 4-4 डंडे लगा देते हैं। ठीक है ना। तो आपकी याद करने की जो अपक्रिया है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक में। ठीक है ना। तो ये थी डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक में। इसे साफ कर देते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। ये हमारी हेडिंग हो जाती है एफ ब्लॉक के तत्व, और इसमें हम लिखते हैं डेफिनेशन कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में उपकोश में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आयतन में वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। कौन से ब्लॉक के कहलाएंगे? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम चलते हैं इनकी विशेषताओं। किसमें चलेंगे हम? इनकी विशेषताओं पे। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक एफ ब्लॉक होगा, वो आपके अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।